जिस सूखे पेड़ की तलाश कर रहा था वो आखिरकार मुझे मिल ही गया। हाँ, चलो अब जल्दी से इस पेड़ को काट लेता हूँ। भोला इतना बोलकर उस सूखे पेड़ के पास गया और उस पेड़ को काटने के लिए जैसे ही कुल्हाड़ी उठाया तभी उसे किसी के पुकारने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत अधिक पीड़ा से पुकार रहा हो। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ। अरे, ये किसकी आवाज है? इस घने जंगल में भला कौन हो सकता है? लगता है कोई मुसीबत में है। चलो जरा देखता हूं कौन है। भोला इतना बोलकर उस आवाज की दिशा की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते भोला एक कुएं के पास पहुंचता है। तब उसने देखा कि वो आवाज कुएं के अंदर से आ रही है। अरे, ये आवाज तो कुएं से आ रही है। लगता है कुएं में कोई गिर गया है। चलो चलो चलो, उसे बाहर निकालता हूं। भोले ने कुएं में झांका तो उसने देखा कि एक आदमी उस कुएं में गिरा हुआ है और दर्द से तड़प रहा है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई महाराज हो। ये सब देख भोला उसे कुएं से बाहर निकालता है और उसे पानी पिलाकर अपने घर ले आता है। अरे, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। नहीं महाराज, इसमें धन्यवाद की क्या बात हुई? अरे, ये तो मेरा फर्ज था। तुम कौन हो और क्या करते हो? महाराज, मैं एक लकड़हारा हूं। मैं अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था, जिनका स्वर्गवास कुछ दिन पहले ही हुआ है। इस तरह भोला अपने बारे में देवदत्त को सारी बात बता देता है। देवदत्त भोला की सभी बातों को ध्यान से सुनता रहता है। महाराज, आप कौन हैं? और आप उस कुएं में कैसे गिर गए? भोला के इतना पूछने पर देवदत्त ने अपनी बीती बात उसे बताते हुए कहा। मैं राजगढ़ राज्य का राजा हूं। मेरे राजकाल के दौरान में मेरे राज्य के सभी प्रजा बहुत ही सुख शांति से रहा करते थे। एक दिन, हाँ मंत्री जी, पता नहीं क्यों आज मेरा मन विचलित सा हो रहा है। अब क्या हुआ महाराज? आज अचानक आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या बात है, मुझे भी बताइए। मंत्री जी, मुझे कुछ दिनों से ना बार बार एक ही स्वप्न आ रहा है और उस सपने में सभी प्रजाओं के रोने की आवाज आती है। मंत्री जी, एक ही सपने का बार बार आना कहीं राज्य में आने वाली किसी विपत्ति का इशारा तो नहीं है? नहीं महाराज, अब आपके होते हुए राजगढ़ राज्य में भला कौन सी विपत्ति आ सकती है? आप चिंता ना करें महाराज। मुझे लगता है कि आप कुछ दिनों से महल से बाहर नहीं गए हैं और राज्य का कार्यभार भी बहुत ज्यादा हो गया था। इसी कारण से आपका बस मन थोड़ा विचलित हो रहा है। चलिए महाराज, आज हम दोनों जंगल भ्रमण के लिए चलते हैं। आपके मन को भी अच्छा लगेगा और घूमना भी हो जाएगा। चलिए महाराज। ठीक है मंत्री जी, सही कहते हैं आप। बहुत दिन हो गए कहीं भ्रमण किए हुए। चलिए आज थोड़ा भ्रमण किया जाए। इतना बोलकर मैं उस दिन मंत्री के साथ जंगल भ्रमण के लिए चला गया और चलते चलते हम दोनों जंगल के काफी अंदर तक चले आए। हाँ मंत्री जी, अब बहुत प्यास लगी है मुझे और प्यास की वजह से मेरा गला भी सूख रहा है। देखिए, मेरे लिए कहीं से पानी की व्यवस्था कीजिए। महाराज, जंगल के उत्तर दिशा की तरफ एक तालाब है। इसके अलावा इस जंगल में और कहीं भी पानी नहीं मिल सकता। ठीक है मंत्री जी, हम उसी तालाब की ओर चलते हैं। चलिए। इस तरह हम दोनों बढ़ते गए और चलते चलते उस तालाब के पास पहुंच गए।
अब वहां पहुंच के हमने देखा कि एक चील जो है वो सर्प को नोच नोच कर उसने घायल कर दिया। सर्प को इस हालत में देखकर मुझसे रहा नहीं गया। तब मैं उसके पास गया और उस चील को मार कर भगा दिया मैंने, जिससे उस सर्प की जान बच गई। अरे 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 अरे, ये सर्प बेचारा तो बहुत चोटिल हो गया है। चलो मैं इसको दवाई लगा देता हूं। इतना बोलकर मैं जंगल से कुछ औषधि पत्ते तोड़कर उसके जख्मों पर लगाने लगा। अब औषधि लगाते ही उस सर्प ने एक इंसानी रूप धारण कर लिया। मैं तो उसे देखकर हैरान हो गया। तभी वो बोलने लगा, मैं आपका आभारी हूं महाराज, आपने मेरी जान बचाई। अगर आप सही समय पर नहीं आते तो आज मेरी जान नहीं बच पाती। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं राजन, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन आप कौन हैं और कहां से आए हैं? महाराज, मैं नागलोक का राजा नागराज हूं। कभी कभी मैं इस जंगल में विचरण करने के लिए आया करता हूं। विचरण करते करते मैं इस जगह पर आ गया। तभी उस चील की नजर मुझ पे पड़ गई। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि जो आप सही समय पर आ गए और मेरी जान बच गई। महाराज, अब आपने मेरी जान बचाई है तो मैं आपको कुछ भेंट देना चाहता हूं। मेरी तरफ से ये भेंट आपके लिए है महाराज, स्वीकार कीजिए। नहीं नहीं नागराज, आपकी जान बचाने के बदले में मैं आपसे उपहार लूं? नहीं 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 नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। नागराज, हमारे महाराज ऐसे ही हैं जो सबकी मदद तो करते हैं लेकिन उस मदद के बदले कुछ भी लेते नहीं हैं। हमारे महाराज को किसी भी प्रकार का लोभ नहीं है। हाँ हाँ, मैं जानता हूं कि महाराज के मन में किसी भी प्रकार का कोई लोभ नहीं है। इस मणि को पाने के लिए तो कई लोग अपनी जान तक दे देते हैं, लेकिन इसे हासिल नहीं कर पाते। लेकिन महाराज ये सब जानते हुए भी इसे लेने से इनकार कर रहे हैं। वाह महाराज, आप इसे कोई उपहार न समझे, आप इसे हमारी मित्रता की निशानी समझकर रख लीजिए। हे नागराज, मुझे पता है कि अगर मैं चाहूं तो इस मणि से बेशुमार दौलत हासिल कर सकता हूं, मगर मैं ऐसी दौलत नहीं लूंगा। मैं तो बस अपनी मेहनत और ईमानदारी से जो मिल रहा है उसी में खुश हूं। मगर हाँ, आपके इस मित्रता के निशानी को मैं अपने अंगूठी में जड़वाकर हमेशा अपने पास रखूंगा। मित्रता सभी चीजों से बढ़कर है। इतना बोलकर मैंने उस मणि को नागराज से ले लिया और अपने राजमहल लौट गया। नागराज की दी गई मणि को अंगूठी में जड़वाकर मैं हमेशा उसे अपने पास ही रखता था। एक दिन जब मैं राज दरबार में अपने सहमंत्रियों के साथ बैठा था, तभी मेरे राज्य की प्रजा के कुछ लोग रोते हुए राज दरबार में आ गए। हमें बचा लो महाराज, हमें बचा लो महाराज, हमें बचा लो महाराज, हमें बचा लो हमें बचा लो महाराज। उस दिन पहली बार मैंने अपने प्रजा को इस तरह रोते बिलखते देखा। तभी एक नौजवान वहीं पर गिरा पड़ा था। मैं जल्दी से उसके पास गया। ये सब क्या हो रहा है और आप लोग रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊं महाराज, पता नहीं हमारे राज्य को किसकी बुरी नजर लग गई है। राज्य के लोग अचानक से बिना किसी कारण के मरने लगे हैं। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए, बचाइए। दासी, जल्दी से किसी पतीले में पानी लेकर आओ। उस पानी को मैंने उस गिर पड़े नौजवान के ऊपर छिड़का।
उसके शरीर में पानी पड़ते ही वो नौजवान तुरंत ठीक हो गया और सभी लोग मेरी जय जयकार करने लगे। यह सब नागराज के दिए हुए मणि का चमत्कार था। इस पानी को लेकर के जाओ और राज्य के सभी प्रजावासियों पर इसे जल्दी से जल्दी छिड़को। ले जाओ इसे। उस पतीले के पानी को छिड़कते ही राज्य के सभी लोग ठीक हो गए। उस दिन के बाद से मैंने उस मणि के मदद से अपने सभी प्रजा को रोज सोने की असरफियां दान करना शुरू कर दिया था। मेरी प्रजा बहुत खुश थी और सभी अच्छे से रहने लगे थे। पता नहीं ये महाराज को हो क्या गया है जो इतनी धन दौलत इन गरीब प्रजाओं को लुटा रहे हैं। अरे सोचो पिताजी, अगर हमारे पास इतना धन होता तो हम कितने अमीर बन सकते हैं और हमें किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ती। पिताजी, ये महाराज के पास इतना धन आ कहां से रहा होगा? सोचा है आपने? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राज होगा। राज होगा नहीं है बेटा। महाराज को ये धन उस नागमणि से मिल रहा है। नागमणि? ये कैसी नागमणि पिताजी? उस दिन मंत्री जी ने अपने पुत्र को सभी बातों को बता दिया। अच्छा, तो ये राज है। पिताजी, अगर हम उस नागमणि को महाराज से छीन लें तो हम भी जितना चाहें उतना धन उस नागमणि से प्राप्त कर सकते हैं और इसके बाद आप महाराज बन जाओगे। पिताजी, जरा सोचो। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन इसके लिए हमें पहले राजकुमार को मारना होगा। राजकुमार के मरने के बाद महाराज एकदम से टूट जाएंगे, जिससे उन्हें मारने में और आसानी होगी। उसी रात को मंत्री और उसके बेटे राजवीर ने कुछ सैनिकों के साथ राजकुमार के कक्ष में घुसकर उसे जान से मार दिया। अगली सुबह मैं राजकुमार के कक्ष में गया तो राजकुमार का ऐसा हाल देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। क्या बताऊं? फिर तभी एक सैनिक मेरे पास आया और बोला, महाराज, रात के समय में मंत्री और उसके बेटे राजवीर के साथ कुछ सैनिक राजकुमार के कक्ष में आए थे। महाराज, मुझे तो ये सब कोई षड्यंत्र लग रहा है। आप बचकर रहना महाराज। ये मंत्री और उसके पुत्र ही है जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। आखिर मंत्री ये सब कुछ कर क्यों रहा है? कहीं ये सब इस नागमणि के लिए तो नहीं है? अब महाराज को मरने से कोई नहीं बचा सकता। आज रात महाराज की आखिरी रात होगी। रात में जब मैं अपने कक्ष में सो रहा था, तभी मंत्री और उसका पुत्र राजवीर दोनों मेरे कक्ष में चुपके से घुस गए और एक सर्प को मुझे डसने के लिए छोड़ दिया। वो सर्प रेंगते रेंगते आया और मेरे ऊपर आके बैठ गया। वो मुझे डसने ही वाला था कि मैं नींद से जाग गया। सर्प ने जैसे ही मेरी अंगूठी को देखा तो वो मेरे बिस्तर से नीचे चला गया और अपने असली रूप में आके बोला, ऐ मेरे महाराज, मैं आपका एहसानमंद हूं। आपके मंत्री और उसके पुत्र राजवीर ने मिलकर एक शक्तिशाली मायावी तांत्रिक से मुझे कब्जे में करवाकर आपको मारने के लिए भेजा था। मैं आपको डसने ही वाला था कि तभी मेरी नजर आपकी अंगूठी पर पड़ गई। ये नागमणि का टुकड़ा है। इसके विषय में नागराज ने हमें बताया था कि
मेरे नागलोक के वासियों, पृथ्वी लोक में मेरा एक मित्र है जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। हम सभी उनके एहसानमंद हैं। अगर वो सही समय पर नहीं आते तो मैं आज जीवित नहीं बचता। अतः मैं चाहता हूं कि नागलोक का कोई भी प्राणी उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी क्षति ना पहुंचाए और जितना हो सके उनकी मदद करें। हे नागराज, ये सब तो ठीक है, किंतु हम आपके मित्र को पहचानेंगे कैसे? वो एक महाराज हैं और उनके पास ये मेरी नागमणि का टुकड़ा होगा। हे महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, अनजाने में मुझसे गलती हो गई। जो मैं आपको मारना चाहता था, क्षमा करें मुझे। उस दिन मैंने उस सर्प को माफ कर दिया और उसे जाने दिया। उस दिन मुझे सब समझ में आ गया कि ये सब उस नागमणि को हासिल करने के लिए ही किया जा रहा है। सुबह होने से पहले ही मंत्री और उसका पुत्र राजवीर कुछ सैनिकों के साथ मेरे कक्ष में आए। अरे, ये महाराज तो अभी भी जीवित है। लगता है कि उस सर्प ने महाराज को डसा ही नहीं। ऐसे में तो हम महाराज को कभी मार ही नहीं सकते। नहीं पिताजी, आज महाराज सुबह का सूर्य नहीं देख पाएंगे। सैनिकों, महाराज को बंदी बना लो। मुझे बंदी बनाकर वो लोग जंगल में ले गए और कोड़े मार मार कर मुझसे पूछते रहे, बताओ महाराज, कहाँ है वो नागमणि? अगर आपने नागमणि का पता नहीं बताया तो हम आपको जान से मार देंगे। अरे बताओ महाराज, बताओ। और कोड़े मारो इसको। आह, मार डालो, मार डालो, मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालो। लेकिन तुम लोगों को उस नागमणि का पता कभी नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। बता, बता नागमणि कहाँ है, बता। हाँ, बस करो बेटा, अब इसे और ज्यादा मत मारो। अगर ये मर गया तो नागमणि हाथ से निकल जाएगी। छोड़ दो इसे। हाँ, ठीक है पिताजी। लेकिन ये महाराज कुछ बोल क्यों नहीं रहे? राजवीर, जाओ पता करो कि महाराज की सांसें चल रही हैं कि नहीं। पिताजी, महाराज की सांसें नहीं चल रही हैं। लगता है महाराज मर गए। देखा तूने? अरे मैंने पहले ही कहा था तुझसे कि इतना मत मार। ये क्या कर दिया तूने राजवीर? अरे महाराज मर गया तो हमें नागमणि का पता कैसे पता चलेगा? अब भला मरा हुआ इंसान नागमणि का पता कैसे बता सकता है पिताजी? अब नागमणि के ख्याल को छोड़ दो और जो मिल रहा है उसे देखो, यही है और क्या है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब यह है पिताजी कि नागमणि तो हमें नहीं मिलेगी, लेकिन इस राज्य का महाराज तो बन ही सकते हैं ना। अरे महाराज के बाद आप ही तो राजा बनेंगे, क्यों? हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब महाराज का करेंगे क्या? और क्या करेंगे पिताजी? इसे यहीं कहीं फेंक देते हैं। अरे जंगली जानवरों का आहार बन जाएंगे, और क्या। हाँ, ठीक है, इसे इसी खाई में गिरा दो और जल्दी चलो यहां से, चलो। उस दिन उन लोगों ने मुझे मरा हुआ समझकर धक्का देकर खाई में गिरा दिया। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मेरी जान बच गई। मैं कई दिनों से उस कुएं में पड़ा रहा और मदद के लिए पुकारता रहा। तभी तुम वहां पे आ गए और मुझे उस कुएं से निकालकर मेरी जान बचा ली। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
अब नहीं महाराज, अब ऐसा बोलकर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। वो तो मेरा सौभाग्य है जो मैं आपके कुछ काम आ पाया। आप जैसे राजाओं की कहानियां तो मैंने अपनी दादी से सुनी थी, जो प्रजा के हित के लिए काम करते हैं, लेकिन आज साक्षात देख भी लिया। बोलिए महाराज, मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ? भोला की इतने बोलते ही महाराज की आंखों में खुशी झलकने लगी और वो बोले, भोला, मेरा राज्य संकट में है। मंत्री और उसका पुत्र दोनों मिलकर मेरे राज्य के प्रजाओं को कष्ट दे रहे होंगे। वो दोनों बहुत लालची हैं और धन के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। नागमणि ना मिलने पर वो लोग प्रजा को कष्ट देंगे और मैंने आज तक प्रजा को जितना भी सोने की अशर्फियां दी है ना, उन्हें वो कैसे भी करके वसूल लेंगे उनसे। अब मुझे अपने राज्य के प्रजाओं को बचाना होगा। उन दुष्टों को कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी। इसीलिए मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए। हाँ हाँ, तो बोलिए ना महाराज, मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ? भोला, देखो, मुझे ज्यादा चोट लगी है। मुझे नहीं लगता कि मैं फिर से ठीक भी हो पाऊंगा। इसीलिए मैं उस नागमणि तक नहीं पहुंच सकता। अतः मैं चाहता हूं कि तुम उस नागमणि के टुकड़े को ले आओ, जिससे मैं फिर से ठीक हो जाऊं और अपने राज्य फिर से वापस जा सकूं और अपने प्रजा को उन दुष्टों से बचा सकूं। हाँ हाँ, ठीक है ना महाराज, मैं उस नागमणि को जरूर ले आऊंगा। बताइए महाराज, वो नागमणि आपने कहां छुपाई हुई है? लेकिन उस नागमणि को पाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें इसके लिए अपनी जान की बाजी लगानी होगी, तब जाके तुम्हें वो नागमणि मिलेगी। जी बिल्कुल महाराज, मैं आपका ये काम जरूर पूरा करूंगा। अगर एक जान के बदले हजारों की जान बचती है तो बस मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। आप तो बोलिए महाराज, करना क्या है? भोला की बातों को सुनकर महाराज बहुत खुश हो जाते हैं और भोला की ओर देखकर बोलते हैं, दूसरों के लिए अपनी जान तक दे देने वाले तुम साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि तुम उस नागमणि के टुकड़े को लाने में जरूर सफल होगे। महाराज इतना बोलकर भोला को नागमणि के विषय में बताने लगते हैं। ये सब तो ठीक है महाराज, लेकिन मैं उस नागमणि तक पहुंचूंगा कैसे? जंगल के उत्तर दिशा की ओर 2 मील तक चलने पर एक बहुत ही बड़ा और पुराना वृक्ष दिखेगा। उसी वृक्ष में मेरा मित्र तोता रहता है। तुम कैसे भी करके वहां पहुंचो, आगे का मार्ग वही दिखाएगा। लेकिन महाराज, वो मुझे पहचानेगा कैसे? तुम ये अंगूठी अपने पास रखो। जब तुम मेरे मित्र तोते से मिलोगे तो ये अंगूठी उसे दिखाना, वो समझ जाएगा। हाँ ठीक है महाराज, तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। भोला महाराज से आज्ञा लेकर वहाँ से निकल गया। एक लंबी दूरी तय करने के बाद भोला थक हार कर एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। हाँ, हे भगवान, अभी और कितना चलना पड़ेगा? अब तो मेरा हाथ पैर भी जवाब देने लगा है। बस भाई बस, अब और नहीं चला जाता। हाँ। भोला इतना बोलकर अपनी आंखें जैसे ही बंद करता है, तभी एक तोता उसके सामने आया और बोला, हे युवक, तुम कौन हो और इस घने जंगल में इतने दूर क्यों आए हो? तोते की आवाज सुनकर भोला झट से उठा। तभी उसकी नजर उस तोते पर पड़ी। उसने देखा कि वो उसी वृक्ष के पास पहुंच गया है जो महाराज ने बताया था। तब भोला अंगूठी तुरंत निकालता है और तोते को दिखाता है।
अरे, ये अंगूठी तो मेरे मित्र महाराज देवदत्त की है। ये अंगूठी इस युवक के पास कैसे आई? हे युवक, ये अंगूठी तो मेरे मित्र महाराज देवदत्त की है। ये तुम्हारे पास कैसे आई? तब भोला ने तोते को सारी बात बताई। अच्छा, तो ये बात है। मेरे साथ जल्दी से चलो, चलो। इतना बोलकर तोता भोला को अपने साथ लेकर एक पर्वत में ले गया। चलते चलते दोनों एक गुफा के पास पहुँचे। मूसक मित्र, अरे ओ मूसक मित्र, अरे मूसक मित्र, जल्दी से बाहर आओ। तोता के इतने बोलते ही एक मूषक उस गुफा से बाहर आया। तोता ने उसे सारी बात बताई। तुम चिंता मत करो, मैं अभी कुछ इंतजाम करता हूँ। इतना बोलकर मूषक गुफा के अंदर चला गया और कुछ ही समय में एक जादुई कालीन लेकर आया। ये जादुई कालीन है, इसके मदद से तुम लोग अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुँच जाओगे। जाओ, जल्दी से जाओ। मूषक के इतना बोलते ही तोता और भोला दोनों उस जादुई कालीन के ऊपर खड़े हो गए। कुछ ही देर में कालीन हवा से बातें करने लगा और कुछ ही समय में दोनों उस काली गुफा के पास पहुंच गए। तोता और भोला उस कालीन से उतर गए। उनके उतरते ही कालीन वहां से गायब हो गया। हाँ, चल भाई तोते, अब जल्दी बता कि यहाँ से अब जाना कहाँ है। भोला के पूछने पर तोता सोच में पड़ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। अरे क्या हुआ, जल्दी बताओ, ये इधर उधर क्या देख रहे हो? ये आगे का मार्ग मुझे नहीं पता। उस दिन जब मैं महाराज के साथ यहाँ आया था, तब मैं थकान के कारण उस जादुई कालीन में ही सो गया था और मेरी आंख जब खुली तो महाराज मेरे सामने खड़े थे। अरे मित्र, आप तो बड़ी जल्दी नींद से जाग गए हैं? क्या हुआ महाराज? कुछ नहीं मित्र, अब हमारा काम हो गया है। चलो अब घर चलते हैं। और क्या हुआ, चलो। इस तरह उस दिन मैं महाराज के साथ वापस चला गया। मुझे तो अब आगे का मार्ग नहीं पता। तोता की बातों को सुनकर भोला सोच में पड़ जाता है। भोला को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी एक पत्थर के पास आकर वो बैठ जाता है। हाँ, अब क्या करूं, आगे का मार्ग तो इस तोते को भी नहीं पता है। चलो कुछ देर आराम कर लेता हूँ, फिर ढूंढूंगा। भोला इतना बोला ही था कि तभी उसके कानों में चिड़िया के बच्चों की आवाज सुनाई पड़ी। तभी भोला ने देखा कि एक गिद्ध चिड़िया के बच्चे को खाने के लिए उनकी ओर बढ़ रहा है। अरे, वो गिद्ध तो चिड़िया के बच्चे को खाने के लिए उनके ओर ही बढ़ रहा है। हे भगवान, मुझे चिड़िया के बच्चे को बचाना होगा। भोला इतना बोलकर पास में पड़ा एक पत्थर उठाता है और गिद्ध को फेंककर मारता है। पत्थर लगते ही गिद्ध तुरंत मर जाता है। ठीक उसी समय उन बच्चों की माँ वहाँ आ जाती है। तुम्हारी मेहरबानी का धन्यवाद युवक। अगर तुम सही समय पर नहीं आते तो आज मैं अपने बच्चों को खो देती। इसमें मेहरबानी की कोई बात नहीं चिड़िया रानी, ये तो मेरा फर्ज है। पर युवक, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? चिड़िया के पूछने पर भोला ने उसे सारी बात बताई। अब यहाँ तक तो आ गए, लेकिन आगे का मार्ग ये तोता भूल गया। अब क्या करे? अच्छा, तो तुम्हें महाराज देवदत्त ने भेजा है? इससे आगे का मार्ग तो मुझे पता है। क्या? आगे का मार्ग तुम्हें पता है? क्या तुम मुझे आगे का मार्ग बता सकती हो? क्यों नहीं, तुम सही जगह पर आए हो। उस काली गुफा के द्वार को देखो, जो एक बड़े से पत्थर से ढका हुआ है। उसके ठीक ऊपर में एक मेंढक का मूर्ति दिखाई दे रहा है। तुम्हें सबसे पहले उसे पुनः जीवित करना होगा। क्या? लेकिन ये सब कैसे संभव हो सकता है? भला एक पत्थर की मूर्ति को पुनः जीवित कैसे किया जा सकता है? सब कुछ संभव है। उसे पुनः जीवित करने के लिए उस मूर्ति के ऊपर अमर कुंड का जल छिड़कना होगा, जिससे ये मेंढक पुनः जीवित हो जाएगा।
मेंढक के जीवित होते ही ये द्वार खुल जाएगा और तुम्हें वो नागमणि का टुकड़ा मिल जाएगा। अच्छा, ये सब तो ठीक है चिड़िया रानी, लेकिन ये अमर कुंड ये किस दिशा में है? जिस तरफ मेंढक देख रहा है तुम्हें उसी दिशा में जाना होगा। वो गुफा तुम्हें जंगल के अंतिम छोर में मिलेगा। ठीक है चिड़िया रानी, अब मैं जल्दी से वहां जाता हूँ और अमर कुंड से जल ले आता हूँ। भोला इतना बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी चिड़िया उसे रोकती है। रुको युवक, अमर कुंड से जल लाना इतना भी आसान नहीं है। सबसे पहले तुम्हें एक आदमखोर जंगल को पार करना होगा। उस जंगल में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चिड़िया की बातों को सुनकर तोता और भोला का होश उड़ जाता है। इतना ही नहीं, अगर तुम कैसे भी करके उस जंगल को पार कर गए और अमर कुंड तक पहुंच गए तो इतनी आसानी से तुम्हें वो जल नहीं मिलेगा, क्योंकि उस अमर कुंड की रखवाली एक खूंखार डायन करती है। उस डायन के सामने कोई भी शक्ति काम नहीं आएगी और उसकी सहमति के बिना उस अमर कुंड से जल नहीं ले सकते। बाप रे, उस अमर कुंड से जल लाने के लिए इतना कुछ करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो वहाँ तक तो कोई जा भी नहीं सकता। क्या महाराज भी उस नागमणि को लेने यहाँ आते तो उन्हें भी इन सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता? नहीं, अगर महाराज यहाँ स्वयं आते तो नागराज वो द्वार उनके लिए खोल देते। उस दिन मित्र नागराज, इस नागमणि के पीछे बहुत से लोग पड़े हैं। अगर ये नागमणि किसी दुष्ट के हाथ लग गई तो वो इसका गलत उपयोग करेगा। अतः मैं इसे आपके पास मेरी अमानत के रूप में रखना चाहता हूं। अगर भविष्य में मुझे कुछ भी हो गया और मैं यहां तक नहीं आ पाया तो ये मणि किसी सच्चे, नेक दिल और ईमानदार इंसान को ही मिलना चाहिए जो दूसरों की मदद करता हो। ठीक है महाराज, इसके अलावा अगर कोई भी मनुष्य यहाँ नागमणि लेने के लिए आएगा तो उसे कठिन चुनौतियों से गुजरना होगा। मैं अपने शक्तियों से ऐसी चुनौतियां खड़ी कर दूंगा जिसे केवल एक नेक दिल, सच्चा, ईमानदार और चतुर इंसान ही सामना कर पाएगा। उस दिन नागराज ने ऐसा मायाजाल बनाया। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता है? ये सब तुम्हें समय आने पर पता चल जाएगा। चिड़िया की बातों को सुनकर तोता और भोला वहाँ से चले जाते हैं। चलते चलते दोनों उसी आदमखोर जंगल में पहुँच जाते हैं। लगता है कि ये वही आदमखोर जंगल है जिसके विषय में वो चिड़िया बता रही थी। दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी पीछे से दो राक्षस आते हैं और भोला को पकड़कर ले जाते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। भोला इतना बोला ही था कि तभी एक राक्षस बोला, डरो मत युवक, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। बस तुम हमारी एक समस्या हल कर दो। सुना है कि मनुष्य की जाति बहुत बुद्धिमान होती है। अगर अपनी बुद्धिमानी से हमारी समस्या सुलझा दो तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। बोलो। अब इन राक्षसों को क्या समस्या हो सकती है जिसे ये सुलझा नहीं पा रहे हैं? वाह, ठीक है राक्षस भाई, बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? देखो, ये जादुई जूते हैं। इसको पहनने वाला व्यक्ति पल भर में उड़ते हुए अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। और ये जादुई सॉल है, इसे जो पहनेगा वो लोगों की नजर से गायब हो जाएगा। ये दोनों चीजें हमने मिलकर पाई हैं और इसे हम आपस में बांट लेना चाहते हैं। अब तुम न्याय करो कि किसको क्या मिलना चाहिए। राक्षस की बातों को सुनकर भोला सोच में पड़ जाता है। तभी उसे एक तरकीब सूझी। ये फैसला, अरे ये तो मैं चुटकी बजाकर कर सकता हूँ। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि ये दोनों चीजें जादुई हैं? ये तो जूता है, जूता जो पैर पर सिर्फ इसलिए पहना जाता है ताकि पैर पर कोई कांटा ना चुभे। और ये तो शॉल है,
शॉल जो सिर्फ इसलिए ओढ़ी जाती है ताकि ठंड ना लगे। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? तो तुम इसे पहनकर आजमा लो, तब जाके तुम्हें इसकी सच्चाई का पता चलेगा। ये लो। तोता एक पेड़ के डाल पर बैठकर ये सब देख रहा था। तो क्या मैं इसे पहन लूं? हाँ हाँ, तुम इसे पहन लो। राक्षस के इतने बोलते ही भोला उस जूते को पहन लेता है। हे मेरे जादुई जूते, मुझे उस पेड़ के पास ले चलो। भोला के इतने बोलते ही वो जादुई जूता उसे उस पेड़ तक ले जाता है। ये सब देख भोला बहुत खुश होता है। अरे वाह, ये तो कमाल का जूता है, मुझे उसी जगह पर ले चलो। भोला के इतना बोलते ही वो उसी जगह पर पुनः आ जाता है। तेरा क्या फैसला है अब? राक्षस भाई, फैसला अभी कैसे सुना सकता हूँ, पहले उस शॉल को भी तो आजमाने दो। क्यों? हाँ हाँ ठीक है, तुम इसे भी आजमा कर देख लो। ये लो। राक्षस के इतना बोलने पर भोला उस शॉल को ले लेता है और उसे ओढ़ लेता है। शॉल को ओढ़ते ही भोला गायब हो जाता है। क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ? नहीं नहीं, तुम नहीं दिख रहे। हाँ, तो अब मैं अपना फैसला सुनाता हूँ। मैं अपना काम पूरा करके जितनी जल्दी हो सके वापस नहीं आऊंगा और तुम दोनों को तुम्हारी ये चीजें कभी नहीं लौटाऊंगा। अब मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर भोला वहाँ से भाग जाता है और वो दोनों राक्षस एक दूसरे को इसका दोषी समझकर एक दूसरे को मारने लगते हैं और मारते मारते वहीं पर मर जाते हैं। अब तोता और भोला उसी जंगल के पास पहुँच जाते हैं। तभी तोता बोला, वाह 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 भोला भाई, क्या दिमाग लगाया है। उन दोनों राक्षसों को बहुत अच्छा उल्लू बनाया। अब तो हम इस जूते और शॉल की मदद से इस आदमखोर जंगल को भी पार कर सकते हैं। अब जल्दी करो, हमें इस जंगल को जल्दी पार करना है। तुम जल्दी से इस शॉल के अंदर आ जाओ, आ जाओ। भोला के इतना बोलते ही तोता उस शॉल के अंदर चला जाता है। फिर भोला उस शॉल से अपने आप को और उस तोते को ढक लेता है। इस तरह वो दोनों उस आदमखोर जंगल को पार कर लेते हैं और डायन के गुफा के पास पहुंच जाते हैं। हाँ, लगता है ये उसी डायन की गुफा है जिसके विषय में वो चिड़िया बता रही थी। चलो जल्दी से इस गुफा के अंदर चलते हैं। इतना बोलकर दोनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर आया तो देखा कि एक डायन उस अमर कुंड के पास खड़ी थी। तभी तोता बोला, भोला तुम यहीं पर रुको, पहले मैं वहाँ जाता हूँ, फिर तुम आना, ठीक है? ठीक है। इतना बोलकर भोला वहीं पर छुप जाता है और तोता उड़ते हुए उस डायन के सामने आकर एक पत्थर पर बैठ गया और उस डायन को देखने लगा। अरे मेरे राजा बेटा, तुम तो कितना सुंदर हो, कहीं मेरे लाडले को किसी की नजर न लग जाए। डायन अपने पुत्र को इस तरह लाड प्यार कर रही थी। तभी तोता हंस पड़ा। तुम कितनी मूर्ख हो जो एक पुतले को अपना पुत्र बोलकर उसे लाड प्यार कर रही हो। ये पुतला तो काला है, भला इसे किसकी नजर लग सकती है? तोता की बातों को सुनकर डायन को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे पुत्र को पुतला कहा? जाओ, आज से तुम ही एक पत्थर का पुतला बन जाओ। डायन ऐसा बोलकर उस तोते को अपनी जादुई शक्ति से एक पत्थर का पुतला बना देती है। भोला ये सब देखकर सोच में पड़ जाता है। तभी भोला की नजर डायन के पुत्र पे पड़ी। उसने देखा कि वो सचमुच का एक पुतला था जो काले रंग का था। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत में फंस गया मैं। ये डायन कितनी निर्दयी है जो एक छोटे से बात के लिए इस तोते को पलक झपकते ही पत्थर का पुतला बना दिया।
अब मैं इस डायन से इस अमर कुंड का जल कैसे लूं? भोला मन ही मन ये सब सोच रहा था। तभी उसे अपनी दादी की कुछ बात याद आ जाती है जो वो मरते समय उसे बोली थी। बेटा भोला, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात मत करना और कभी किसी का बुरा मत करना। अगर तुमने मेरी बात याद रखी तो तुम किसी भी मुसीबत से निकल सकते हो। अपनी दादी की बातों को याद करके भोला को एक तरकीब सूझी और उस डायन के पास गया। अरे वाह माताजी, आपका पुत्र तो बड़ा सुंदर है। जरा दिखाइए ना मुझे, इसके साथ खेलना है मुझे, दिखाइए दिखाइए। इस तरह भोला उस डायन के पुत्र के साथ खेलता है और खेलते खेलते उस बच्चे की तारीफ करने लगता है। अरे वाह 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 वाह, ये बच्चा तो बहुत सुंदर है, इसके आगे तो चांद भी फीका लगता है। अरे ले कितना सुंदर है। भोला के मुख से अपने पुत्र की तारीफ सुनकर डायन को बहुत अच्छा लगा और डायन को भोला का स्वभाव बहुत पसंद आया। तभी वो डायन भोला से पूछने लगी, तुम कौन हो युवक और यहाँ क्यों आए हो? माताजी, मैं एक लकड़हारा हूँ और किसी विशेष काम के लिए इस अमर कुंड से थोड़ा जल चाहिए। क्या मैं इस अमर कुंड से थोड़ा सा जल ले सकता हूँ? अगर आपकी इजाजत हो तो। ठीक है, तुम इस अमर कुंड से जल भर सकते हो। भोला एक बोतल में जल को भर लेता है। माताजी, मेरी एक और इच्छा है। और क्या इच्छा है तुम्हारी? माताजी, ये तोता मेरा मित्र है, कृपया करके इसे पुनः ठीक कर दीजिए ना, गलती हो गई बेचारे से। नहीं, मैं इसे कभी ठीक नहीं करूंगी। डायन तोते को पुनः ठीक करने के लिए मानती ही नहीं, फिर भी भोला ने उसे कैसे भी करके मनाया। अब तुम कह रहे हो तो इसे पुनः ठीक कर देती हूँ। भोला के कहने पर डायन ने तोते को पुनः ठीक कर दिया। फिर भोला और तोता जल्दी से उस काली गुफा के पास पहुँचे और चिड़िया के बताए अनुसार मेंढक की मूर्ति के ऊपर अमर कुंड का जल छिड़का। जल छिड़कते ही वो मेंढक पुनः जीवित हो गया और वो पत्थर का द्वार वहाँ से गायब हो गया। तोता और भोला दोनों काली गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर आया तो देखा कि नागराज वहाँ पर पहले से ही थे। तभी वहाँ पर वही चिड़िया उड़ते हुए आई और एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। हैरान मत हो भोला, ये कोई और नहीं नागरानी है, जो एक चिड़िया बनकर तुम्हारी मदद करने के लिए गई थी। स्वामी, अब आप भोला को वो अंगूठी दे दीजिए। हाँ नाग देवी, ये लो भोला, ये अंगूठी। तुम सचमुच में एक नेक दिल, सच्चा, ईमानदार और चतुर इंसान हो। आशा करता हूँ कि तुम इस अंगूठी का सही इस्तेमाल करोगे। जी नागराज। भोला उस अंगूठी को लेकर तुरंत महाराज के पास आ गया। महाराज ने उस अंगूठी को जैसे ही अपने हाथ में लिया तो महाराज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होते ही महाराज भोला को अपने साथ लेकर अपने राज्य गए और उस दुष्ट मंत्री और उसके पुत्र सहित कुछ सैनिकों को बंदी बनाकर आजीवन कारावास की सजा देते हुए उसे कारावास में डाल दिया। भोला, तुमने मुझे और मेरे राज्य को बचाकर हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो पता नहीं इस राज्य का क्या होता। भोला, ये रही तुम्हारी अमानत, संभालो इसे। नहीं महाराज, इसकी असली जगह यहाँ नहीं है। भोला इतना बोलकर नागराज को बुलाता है और कहता है, हे नागराज, इस पृथ्वी लोक में मानव की कामनाओं, महत्वाकांक्षाओं, इच्छाओं, इन सब का कोई अंत नहीं होता और लालच बल्कि उसे और बढ़ा देती है।